नमस्कार, मैं आर के यादव आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट नॉलेज RKY में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आज लाइट और आवाज़ का जो सिस्टम नया लगा है वो आपको पसंद आ रहा होगा। आवाज़ भी सही आ रही होगी और लाइट भी सफिशिएंट होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको लगे कि लाइक नहीं करना था तो वीडियो के लास्ट में आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप डिसलाइक नहीं करेंगे, क्योंकि आज इसमें टॉपिक आज में जो मैं देने जा रहा हूँ, जो इसमें कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल है। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे में खुले हुए 50,588 फॉर्म की। फिलहाल रेलवे में 50,588 फॉर्म खुले हुए हैं, जिसमें 10th पास, 10th प्लस ITI, 12th पास, ग्रेजुएशन, BTech, BSc, डिप्लोमा, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, जिसको पैरामेडिकल में जाना हो नर्सिंग स्टाफ है, जिसको टाइपिंग वाले हैं, जिसको फिजिकल देना हो फिजिकल सही हो, जो RPF सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, इन सब के फॉर्म खुले हुए हैं, जिसके लास्ट डेट नज़दीक आने वाली है। हालांकि RPF वाले की लास्ट डेट जा चुकी है, LP की भी जा चुकी है। कुछ के फॉर्म खुले हुए हैं जिनकी लास्ट डेट पास में आने वाली है। हर एक एग्ज़ाम में, जैसे LP वाला एग्ज़ाम है जिसकी लास्ट डेट जा चुकी है, लेकिन उसकी एग्ज़ाम जो डेट है वो घोषित कर दी है, रेलवे ने डिक्लेयर कर दी है। कुछ एग्ज़ाम और कुछ अभी बाकी है। जैसे हम बात करते हैं LP असिस्टेंट लोको पायलट, जिसकी 19 फरवरी लास्ट डेट थी, जिसकी एग्ज़ाम 25 नवंबर से 29 नवंबर तक होगी। हम बात करते हैं RPF SI और कांस्टेबल की, जिसकी लास्ट डेट 14 मई थी फॉर्म भरने की, उसकी 2 दिसंबर से 5 दिसंबर एग्ज़ाम होगी। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन, जिसकी लास्ट डेट अभी 16 अक्टूबर है फॉर्म भरने की। फॉर्म भरा जा रहा है, आप भर सकते हैं। जिसकी लास्ट डेट है 16 अक्टूबर, उसकी फॉर्म एग्ज़ाम की डेट है 16 दिसंबर से शुरू होगा। अब हम बात करते हैं सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस 3/24, जो JEE का जूनियर इंजीनियरिंग वाला खुला हुआ था, BTech और डिप्लोमा वालों का खुला हुआ था, उसकी जो लास्ट डेट जा चुकी थी 29 अगस्त थी। उसका एग्ज़ाम 6 दिसंबर से 13 दिसंबर होगा। इसके अलावा 3 एग्ज़ाम और हैं, जो पैरामेडिकल वाला नर्सिंग वाला था, जिसकी लास्ट डेट 16 सितंबर थी, वो लगभग इस सबको देखते हुए मिड जनवरी तक हो जाएगा। जो RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल वाला एग्ज़ाम था, जिसकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर है, आप चेक इन कर सकते हैं, RRB वेबसाइट पे फॉर्म भर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर है। वो मोटा मोटी जनवरी लास्ट तक उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं RRB NTPC 10+2 अंडर ग्रेजुएट वाला, उसकी लास्ट डेट 20 अक्टूबर है और फॉर्म लास्ट फरवरी तक, एग्ज़ाम लास्ट फरवरी तक स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए आप फॉर्म भर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जितने भी 7 नोटिफिकेशन खुले हुए हैं या खुल चुके हैं, बंद हो चुके हैं या बंद होने को तैयार है, इन सब का लास्ट डेट नज़दीक आने वाली। फॉर्म भर दीजिए, बता चुका हूँ पहले। इन सभी में किसी में 2 एग्ज़ाम है, CBT फर्स्ट है, CBT सेकेंड है, किसी में एक CBT फर्स्ट है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल है मतलब सब इंस्पेक्टर है RPF कांस्टेबल वाले में। टेक्नीशियन में CBT फर्स्ट है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, किसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस साइको है, किसी में मेडिकल तो फिर हर किसी में है, किसी में साइको है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर किसी में है। यहाँ पर हम जिस रणनीति की बात कर रहे हैं, आपने थंबनेल पढ़ा, मैं रणनीति की बात कर रहा हूँ, कैसे हम सिलेक्शन करें, कैसे हम पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो, कैसे मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 5th नौकरी प्राप्त करी, उसी रणनीति की बात कर रहे हैं। वो रणनीति सिर्फ और सिर्फ मैं CBT फर्स्ट की बात कर रहा हूँ और रेलवे की नहीं, मैं हर एक एग्ज़ाम के रिटन टेस्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ फिलहाल हम रेलवे की बात करेंगे, क्योंकि हम रेलवे से के फॉर्म आजकल खुले हुए, इसलिए हम फिलहाल रेलवे की बात करेंगे। जैसे फिलहाल 50,588 पोस्ट में आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं, फॉर्म आपने फिल कर दिया होगा। पहली बात, यदि नहीं किया है तो लास्ट डेट नज़दीक है, सबसे पहले फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म कहाँ से भरना है, आप चैनल पर लॉगिन कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट नॉलेज RKY पर सब कुछ दिया हुआ है, कहाँ से फॉर्म फिल करना है, कौन सा सेफ जोन है, कौन सा डेंजर जोन है। पहले वो वीडियो देखकर फॉर्म भरें, उसके बाद ये वीडियो देखें, कि उसको भरे हुए बिना, फॉर्म भरे हुए बिना ये वीडियो किसी काम का नहीं है। इसलिए आप पहले वो वीडियो देखकर फिर इसी फॉर्म भरें, फिर इसी वीडियो को तैयारी करने से पहले ये वीडियो शुरू करें, देखें। अब उसमें 2 बातें, फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन हम सोच रहे हैं कि उसमें सीट कम है, मीन्स फॉर्म गए हैं 1 करोड़, सीट है 10,000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमें लगता है कि बहुत कम सीट है।
तो मैं भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक साथी था मेरा, मेरे ही पास का रहने वाला है, दिल्ली में मेरे साथ था। एक वो न्यूज़पेपर वितरक था, वो मतलब न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था घर घर जाके। आर्थिक स्थिति कैसी भी हर आदमी की अलग अलग होती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उसके काम की। न्यूज़पेपर वितरित करने वाला आदमी 10th पास था, घर पे आर्थिक इशू था। ये मेरी आंखों देखी घटना है, किसी का सुनी हुई नहीं है कि जैसे हम पढ़ते हैं कि वो तैर के नदी पार करता था, पढ़ता था, राष्ट्रीय बन गया, वो नहीं बात कर रहा मैं। या रिक्शा चलाता था, IAS बन गया, ये नहीं बात कर रहा मैं। आंखों देख बता रहा हूँ। 3 सीट थी आर्मी में, इंडियन आर्मी में, दिल्ली में खुली हुई सीट थी, दिल्ली कैंट में। MTS की मल्टीटास्किंग स्टाफ बोले तो मतलब D ग्रुप वाली वैकेंसी थी। अब उस आदमी, उस लड़के का कॉन्फिडेंस इतना था, क्यों? क्योंकि वो आर्थिक स्थिति में डाउन था, उसने पला बढ़ा था, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस हाई था। हर आदमी को कहता था कि मुझे एक सीट चाहिए। हालांकि कई लोग सोचते हैं कि इसमें बहुत ईगो होता है कि मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए। कैसे हो पाएगा एक सीट में? बहुत सारे कैंडिडेट, एप्लीकेंट बहुत सारे होते हैं, पढ़े लिखे बहुत होते हैं। मैं उसी की बात करूँगा। उसका कॉन्फिडेंस इतना था, हर आदमी को बोलता था भाई फॉर्म भरना है तो भर दो, 3 वैकेंसी को लें, एक मेरी, एक तुम्हारी, एक किसी और की हो जाएगी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, बोला अरे 3 सीट में कुछ नहीं होने वाला, सब बकवास है। उसने ट्राई करी कि कहाँ फॉर्म जमा हो रहा है। उस समय 2011 के आसपास के 11 के आसपास की ही बात बता रहा हूँ। उस समय ऑनलाइन वाला सिस्टम था नहीं, ऑफलाइन फॉर्म भरते थे। उसने फॉर्म की जो कटिंग थी अखबार वाली कटिंग हटाई, उसमें कैसे भी करके उसने फॉर्म भरा, ऑफलाइन वहाँ जमा करा के आया दिल्ली कैंट में। टोटल 9 फॉर्म जमा हो गए, सीट हो गई 3। उस लड़के का कॉन्फिडेंस देख लो, चाहे उसका पढ़ाई देख लो, आज वो उसी 3 में से एक सीट पर सेलेक्ट होकर पिछले 12-13 साल से दिल्ली में नौकरी कर रहा है। एक जगह स्टेबल है, संडे सैटरडे सब ऑफ रहता है, अच्छा खासा काम कर रहा है अपना। अब हम बात करते हैं, क्या मैं इतना भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मैं इतना भी नहीं पढ़ूंगा कि मुझे 50,588 में से सिर्फ एक सीट चाहिए। मैं 88 सीट में से नहीं बता रहा, 588 में से मैं ये नहीं बता रहा, मैं 50,588 में एक सीट की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें चाहिए। कर सकते हैं, लेकिन आपका या तो अब तक हुआ नहीं है या हो जाएगा। आपका 2 आंसर, या तो यस या नो। कर सकते हैं तो यस, कर सकते हैं तो नो। यदि आप कर सकते हैं तो करिए, यदि नहीं कर सकते हैं तो क्यों? क्योंकि 5 साल से कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी, रणनीति चेंज करनी पड़ेगी। मैं उसी रणनीति की बात कर रहा हूँ। कई बार हमने देखा है कि मैच होने से पहले सारे खिलाड़ी एक साथ मिलकर रणनीति तय करते हैं। रणनीति कंधे से कंधा मिलाते हैं, नीचे सर झुकाते हैं, ग्राउंड में खड़े हो जाते हैं, फोटो क्लिक होती है, अगले दिन फोटो अखबार में आती है, हम उसके बाद रणनीति करते हैं। रणनीति क्या बना रहे हैं, हम उसी रणनीति की बात करेंगे। दूसरा, फॉर्म भर दिया लेकिन एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। चलो इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने फॉर्म भरा था, मैं मेरी बात करता हूँ, किसी दूसरे की नहीं कर रहा फिलहाल। जब मैंने RRB NTPC का 2015 नोटिफिकेशन वाला 3 ये फॉर्म भरा था, WR से, वेस्टर्न रेलवे मुंबई से, उस समय एक सीट पे 721 फॉर्म खुले हुए थे। मतलब एप्लीकेंट 721 एप्लीकेंट थे। क्या आपको लगता है कि उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं था? आंसर है बिग नो, नहीं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन 721 में था ही नहीं। आप कहेंगे 500 में तो होगा, उसका भी आंसर है बिग नो। क्यों? 500 कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि इसमें जस्ट नेक्स्ट प्रोसेस CBT फर्स्ट, मतलब रिटन टेस्ट होना है, मेडिकल होना है, फिजिकल होना है, या डॉक्यूमेंट होना है, या टाइपिंग होनी है, या साइको होना है, कुछ नहीं पता होता 500 कैंडिडेट को। लिटरली बता रहा हूँ, 100% श्योर है ये चीज़। उस 721 में 500 को यही नहीं पता होगा कि आगे क्या होना है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल, एक साथी गया मेरे पास दिल्ली, उसने बोला कि कल मेरा एग्जाम है। मुझे लगा होगा चलो एग्जाम, मैंने पूछा डिपार्टमेंट, बोला CRPF या CSF का एग्जाम था, जो वायरलेस ऑपरेटर होता है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर होता है, उसका एग्जाम था। मुझे लगा शायद फिजिकल हो लिया होगा या फिर रिटर्न होगा, जो भी होगा, टाइपिंग होगा या कुछ भी टेस्ट होगा। मैंने बातों बातों में पूछा कल क्या है, रिटर्न है या फिजिकल है, क्या है? बोला ये कोलेक्टर रहा, आप पढ़ लीजिए क्या है इसमें। मतलब उसको ये नहीं पता था कि कल अपना इसमें क्या है, रिटर्न है या फिजिकल है। मैंने देखा तो शायद उसमें रिटर्न था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि क्या है। नहीं लगा आज तक वो लड़का, नहीं लगा। डेट ऑफ बर्थ 90 के आसपास की, उसकी 89 के आसपास है। आज तक वो नहीं लगा है, पिछले 10-15 साल से इधर उधर घूम रहा है, नहीं लग पाया। क्योंकि कभी इतना कॉन्फिडेंस आया नहीं, कभी मतलब अपना किसी चीज़ के लिए इतना सीरियस हुआ ही नहीं, लाइट में लेना है उस 500 कैंडिडेट की तरह। अब बात करते हैं क्या 221 में कॉम्पिटिशन था, इसके भी आंसर है नहीं। क्यों?
दोस्तों के बीच 100 ने हल्का पढ़ा हुआ हो गया तो ठीक है, नहीं उनको ये पता था हमें फिजिकल है या रिटर्न है, इतना तो पता होता है उन सबको, हो गया तो ठीक है, अन्यथा नहीं होगा। बाकी 100 121 बचे, क्या बाकी 100 121 में था? उसमें भी बाकी 100 में नहीं था इतना कंपटीशन। क्यों? उन्होंने वो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, एग्ज़ाम दे रहे हैं बैंक का, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं रेलवे का, मतलब दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, हर तरह से डिफरेंट है, बताऊँगा आपको। हाँ, बचे 21 में ज़बरदस्त कंपटीशन था। अब आपको क्या लगता है कि 21 मेरे से कम पढ़े लिखे थे? इसका आंसर भी है नहीं। कारण एक ही है कि बाकी ने रणनीति से नहीं पढ़ा होगा, हालांकि मैं नौकरी करते हुए पढ़ा, 12-12 घंटे की नौकरी करते हुए मैंने उस रिटर्न क्वालिफाई किया, लास्ट में ज्वाइनिंग भी ली, नौकरी भी कर रहा हूँ। तो क्या बाकी के कम पढ़े लिखे थे? नहीं, उनकी रणनीति कहीं ना कहीं कमज़ोर थी। हम उसी रणनीति की इस वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में जो आपने थंबनेल पढ़ा, हम उसी रणनीति की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कैसी हो रणनीति। सबसे पहले बात करता हूँ, मैं रणनीति सिर्फ रिटन टेस्ट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो अपने आपको देखो, आप कब से तैयारी कर रहे हैं। आपको लगे कि मैं 5 साल से कर रहा हूँ, 6 साल से कर रहा हूँ, मैं तो बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ। बहुत लोग हैं जो पहला फॉर्म भरते हैं, पहले फॉर्म में ज्वाइनिंग आ जाती है, कई ओवर एज हो जाते हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आ पाती है। कारण सीधा सा है, हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक ही बुक, एक ही पैटर्न, एक ही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। हमने RS अग्रवाल 2010 में खरीदी थी, आर्यंत खरीदी थी, या उपकार खरीदी थी, या किरण खरीदी थी, या ल्यूशन खरीदी थी। जो भी हमने बुक खरीदी उस समय, आज तक हम उसी बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, वही बुक हमारी चलती आ रही है। 2010 से आज तक हम ना उस बुक का पीछा छोड़ रहे हैं, ना बेरोजगारी हमारा पीछा छोड़ रही है। जैसे हम 5 साल से पढ़ रहे हैं, भारतीय राजधानी नई दिल्ली है, ये पढ़कर हमने 10-20 से ज़्यादा फॉर्म भर दिए होंगे, लेकिन हालत जस की तस है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय राजधानी नई दिल्ली। हमने एक पेपर दिया रेलवे का, वहाँ आती है भारतीय राजधानी नई दिल्ली कब बनी, छोड़ दिया हमने क्वेश्चन। क्यों? हमने नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा था सिर्फ नई दिल्ली। दूसरा पेपर दिया, वहाँ आई भारतीय, ये नई दिल्ली से पहले कौन सी राजधानी थी, हमने नहीं पढ़ा कि कलकत्ता थी, हम आंसर नहीं दे पाए। तीसरे क्वेश्चन में था कि राजधानी दिल्ली क्यों बनी, कौन सी महारानी जो इंग्लैंड से आई थी स्वागत के लिए कलकत्ता से 1911 में ट्रांसफर होकर दिल्ली राजधानी बनाई गई, हमने नहीं पढ़ा। हमने सिर्फ क्या पढ़ा, भारतीय राजधानी क्या है, नई दिल्ली। लेकिन हालत हमने तब भी नहीं सुधारे। हम घर आके किताब 2 दिन रखते हैं, तीसरे दिन हम फिर वही चीज़, वही बुक हम पढ़ते हैं कि भारतीय राजधानी क्या है, और हालत अगले फॉर्म में भी वही रहता है, जस के तस रहते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जैसे हमने पढ़ाई शुरू करी 2010 में, उस समय हिस्ट्री बहुत आती थी, 1857 की क्रांति, मेरठ की क्रांति, सब कुछ बहुत आता था। लेकिन आजकल साइंस आती है, टेक्नोलॉजी आती है, कंप्यूटर आता है, रोबोट के क्वेश्चन आते हैं। उस समय इनका नामो निशान नहीं था। अब बात आती है पढ़ने का, इसलिए पढ़ने का तरीका क्या हमें बदलना चाहिए? यस, हमें अब वही पढ़ना चाहिए, आज के पेपर में आ रहे हैं। हमें भारतीय राजधानी के साथ साथ कब बनी, क्यों बनी, पहले क्या थी, ये भी पढ़ना होगा। अब हम तैयारी करते हैं, अब बात करते हैं सेकंड चीज़ की। हम तैयारी करते हैं अलग अलग सिलेबस की, अलग अलग, सही बात है, कोई इश्यू नहीं है। जैसे मान लो एक में मैथ, रीजनिंग, जीके आता है, तीनों चीज़ें। हमने मैथ अलग पढ़ी, सारे टॉपिक अलग पढ़े, उसकी प्रैक्टिस अलग किया, ऑफलाइन प्रैक्टिस अलग किया, अच्छी बात है। मैथ रीजनिंग अलग पढ़ी, हमने प्रैक्टिस अलग किया, अच्छी बात है। जीके भी सेम, अलग बात है, मतलब सब कुछ ठीक है। हम प्रैक्टिस भी अलग अलग करते हैं, मैथ के अलग प्रैक्टिस अलग लिया, और जीके के अलग, रीजनिंग के अलग, काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन इसमें गलत क्या है? गलत है एग्जाम में आता है मिक्स सिलेबस। पहला क्वेश्चन आएगा मैथ का, दूसरा रीजनिंग का, तीसरा जीके का, चौथा साइंस का, पांचवा टेक्नोलॉजी, छठा फिर इंग्लिश और रीजनिंग आ गई, सातों मैथ का आ गया। ऐसी हमने प्रैक्टिस करी ही नहीं है, लास्ट एग्जाम तक हम ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब वहाँ हम पहले क्वेश्चन कंसंट्रेट होंगे मैथ पे, देखा अगला क्वेश्चन जीके का आ गया, फिर जीके पे कंसंट्रेट हो गए, फिर जीके सेट के तीसरा रीजनिंग का आ गया, उस पर होंगे, फिर साइंस का आ गया, फिर टेक्नोलॉजी आ गया, फिर रोबोट आ गया, फिर 60 और 70 क्रांति। मतलब कंसंट्रेट हम नहीं हो पाते क्योंकि हमने प्रैक्टिस की ही नहीं है। हमें प्रैक्टिस की है साइन कोस थीटा, साइन थीटा, तुरंत अगला क्वेश्चन कोस थीटा, अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हमने मैथ, उस पर कंसंट्रेट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन यहाँ कंसंट्रेट होने में ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए हमें ये रणनीति भी तुरंत बदलनी होगी। हाँ, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं ऑफलाइन, आप प्रैक्टिस ऑफलाइन कर सकते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके सबकी अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको जब मतलब तैयारी में आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं, सॉरी, प्रैक्टिस आपको मिक्स ही करना पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन करें। मैं बात करूँगा ऑनलाइन ऑफलाइन कब कब क्या क्या करना है, उसकी मैं बात करूँगा आगे।
लेकिन हमें तैयारी अलग अलग कर लेनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस हमें मिक्स में ही करना है, जैसे एग्जाम में आता है उसी हिसाब से करना है। अब बात करते हैं कौन सी बुक्स पढ़ें। पहले बता चुका हूँ, हम जो 1 साल से पढ़ते आ रहे हैं RS अग्रवाल, अरिहंत उपकार, किरण, लुसेंट, इन सबको, आजकल रेलवे की स्पीड आती है, इन सबको जो भी बुक पढ़ रहे हैं, चाहे एग्जाम कोई भी हो, हम सभी एक ही बुक पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे SSC का जो एग्जाम होता है उसमें मैथ आती है, माइंड वाली मैथ आती है, 105 × 95। हमने 100 कॉमन लिया, 100 + 5, 100 - 5, 100 कॉमन लेके हम उसको ब्रैकेट में लेके हम प्लस माइनस करके हम सॉल्यूशन तुरंत निकालते हैं। लेकिन बैंक में आती है 100.1 × 41.19, इसका कैलकुलेशन आता है। ये दोनों अलग अलग है, हमें प्रैक्टिस उसी हिसाब से करनी है जिसका हमें एग्जाम देना है, उसी का प्रैक्टिस करना है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़का जो D ग्रुप की तैयारी कर रहा था, राजस्थान पत्रिका में RS के नोट्स काट कर उसकी पढ़ाई करता था, भाई वो नहीं आएगा। D ग्रुप वाला प्रतियोगिता दर्पण लेके कंप्लीट प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता था करंट के लिए, वो नहीं आएगी, नहीं चाहिए इतना, हमें वही पढ़ना है जितना हमें चाहिए। अब हम बात करते हैं रेलवे की। रेलवे में लगभग मिक्स आता है, मोस्टली माइंड वाला ही आता है, कैलकुलेशन वाला नहीं आता है। बैंक वाले को अपनी स्टडी चेंज करनी पड़ेगी, SSC वाला इसमें चलेगा। सब बुक्स फोल्ड कर, हम रेलवे की बात करते हैं, हमें सब बुक्स फोल्ड करके, हमने आज तक जितने भी अपने स्टडी रूम में जितने भी अपने पास में जितने भी बुक्स हैं, सबको फोल्ड करके रस्सी से बांध के एक तरफ रख देना है। 100% बोल रहा हूँ, रख देना है, मतलब रख देना है, उसमें से एक भी बुक बाहर नहीं रखनी है। तो पढ़ना क्या है, जैसे मान के चलो हमने RRB NTPC की बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर मैं टेक्नीशियन, मतलब किसी का भी देख लो, फिलहाल मैं NTPC की बात करता हूँ। उसमें जो 2021 में फॉर्म खुले थे, मतलब एग्ज़ाम जो 2021 में हुआ था, उसकी 96 एग्ज़ाम हुए थे। CBT फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी वीडियो फिर रिटन टेस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं CBT फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। 96 एग्ज़ाम हुए थे, 32 दिन एग्ज़ाम चला था, एक दिन में तीन पारियों में एग्ज़ाम हुआ था। अब वो 3 पारियाँ, एक रुक्मणी प्लेटफॉर्म की बुक आती है, मतलब बुक तो बहुत आती है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आपको खरीदना है या नहीं खरीदना, आपकी मर्जी है। रुक्मणी की बुक आती है प्लेटफॉर्म वाली, उस पर 3 वॉल्यूम आते हैं, उसके वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड। आपको हर लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश में तो कम से कम मिल ही जाएगी, बाकी लैंग्वेज का मैं नहीं कह सकता, आपको जैसा सूटेबल हो वैसा उस लैंग्वेज में आप खरीद सकते हैं। वॉल्यूम फर्स्ट में 32 सेट है, वॉल्यूम सेकंड में 32 सेट है, वॉल्यूम थर्ड में 32 सेट है। अब जैसे आप 32 सेट पढ़ते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट के जो 32 सेट पढ़ेंगे, वो आपको ऑफलाइन बुक लेनी है, मतलब वो वाली 32 सेट की एक ऑफलाइन बुक लेनी है। आपको बुक तीनों लेनी है, PDF में फॉर्मेट में नहीं लेना है। आप चाहे कंप्यूटर पढ़ेंगे या PDF में पढ़ लेंगे, मोबाइल पढ़ लेंगे, कभी नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ वो 3 बुक लेनी है, एक रफ नोटबुक, एक पेन, मोबाइल फ़ोन और आपका ईयरफोन। ये 5 चीज़ होनी चाहिए आपके पास में। आपका सिलेक्शन 101% पक्का है। जैसे बता चुका हूँ, PDF में नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर पे नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऑफलाइन प्रैक्टिस करना है। वॉल्यूम फर्स्ट का पहला पेपर लेना है। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। धीरे धीरे माइंड को ठंडा रखते हुए आपको धीरे धीरे 100 के 100 क्वेश्चन आपको 1 से 100 तक सोल्व करना है। बेशक आपको चाहे 10 घंटा लगे उस पेपर में, 10 घंटा लगेगा पहले पेपर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि 90 पेपर में आपको 10 घंटे लगेगा। बात कर रहा हूँ उसकी, पहले पेपर में आपको 10 घंटा लगेगा। क्यों? पहला पेपर आपने पढ़ा हुआ है, आपने कर दिया। दूसरा पेपर आपने पढ़ा, ब्रह्मांड का कोई क्वेश्चन आ गया, आपको शायद उसका फंडा क्लियर नहीं हो, तो आपको शायद उसमें टाइम लगेगा। तो जो भी आपका क्वेश्चन आता जाए आप सोल्व करते जाएं। पहले फंडामेंटल क्लियर करें। बेशक आपको उसमें एक क्वेश्चन में चाहे 1 घंटा लग रहा हो, लेकिन आपको देना है, लेकिन आपको इतना टाइम देना है उसको कि आगे उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगले पेपर में भी वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है तो हम आराम से ठंडे दिमाग से उसको सोल्व कर सकें, मतलब दोबारा पेज पीछे पलटने की ज़रूरत ना हो। पहला मान लो क्वेश्चन आया, उसमें पहला क्वेश्चन आपने कर दिया, स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन कर दिए। छठा क्वेश्चन आ गया, मान लो ऐसा, मैं जैसे मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा था, मंगल ग्रह की आ गया है, ऐसा कुछ आ गया जो आपका फंडामेंट क्लियर नहीं है। उसके 2 ऑप्शन, या तो आप किसी बुक से पढ़ें या आप यूट्यूब से पढ़ें। बुक में पढ़ने में आपको बहुत टाइम लग सकता है, ढूंढने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको बोला मोबाइल या ईयरफोन आपके पास में होना चाहिए। मोबाइल में किसी भी यूट्यूब में आप ब्रह्मांड टॉपिक सर्च करके ब्रह्मांड डालिए, उसका आधा घंटे का, ज़्यादा वीडियो नहीं देखना, सिर्फ आधा घंटे का एक वीडियो होगा, उसमें कंप्लीट उसकी जानकारी हो जाएगी। आप 2-4 वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा यूट्यूब चैनल ठीक है, कौन सा नहीं है। उस टॉपिक की आप पूरा फंडा उसका क्लियर हो जाएगा।
अब मान लो 90 क्वेश्चन तक या एग्जाम में जो भी ब्रह्मांड के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आएगा आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। उस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए फंडा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आपका 100 क्वेश्चन करना है। यदि मैथ में कोई दिक्कत आ रही है तो मैथ में करें, रीजनिंग में दिक्कत है तो रीजनिंग में इसी तरह करें, मतलब वो टॉपिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। अब आप यदि एक पेपर का 100 क्वेश्चन करते हैं, आपको 100 क्वेश्चन करने में ये लगेगा रे भगवान 10 घंटा लग गया है, टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, कॉन्फिडेंस आपका जीरो है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन तो नहीं आए। 60 क्वेश्चन किया, उसमें से 20 में बहुत टाइम लगा, आपको 10 घंटा लग गया, वहाँ से 90 मिनट लगेंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दूसरा पेपर करेंगे, आपको 10 घंटा लगेगा? नहीं, 9.5 घंटा ही लगेगा। क्यों? उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जो अभी पहले पेपर में आपने यूट्यूब से क्लियर कर लिए हैं, आपने अपनी कहीं और से पढ़ के क्लियर कर लिए हैं, इसे आपको 9.5 घंटा ही लगेगा। अब हम बात करते हैं 10वें पेपर की, 20, 30, 40वें पेपर की। टाइम आपका 9:30 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 घंटा हो जाएगा। उसके बाद 2 घंटा हो जाएगा। और जब आप 70वां पेपर करेंगे, वॉल्यूम 3 में आप पहुंच जाएंगे, 65वां पेपर करेंगे, वॉल्यूम 3 का पहला पेपर करेंगे, आपको सिर्फ 100 मिनट लगेगा। 100 क्वेश्चन में 100 मिनट। फंडामेंटल आपका क्लियर होगा। और अब 90 क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले आप 80 मिनट पे 70-80 मिनट में पहुंच चुके होंगे। अब यदि 90 पेपर सेट कर लिए, जितना कहना आसान है, जितना मैं कह रहा हूँ आसान शब्दों में, इतना आसान नहीं होगा। पहले कुछ पेपर में जो आपका 10 घंटा लग रहा है, वो बाद में आपका बेशक कम होगा, लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम होगा, पढ़ना पड़ेगा। बेरोजगारी का टाइम में बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रणनीति भी तो होनी चाहिए। पढ़ना क्या पड़ेगा, मैं उसी की बात कर चुका हूँ, कर रहा हूँ और करने जा रहा हूँ। 10 घंटा पहले पेपर में लगेगा, लेकिन आप सोचिए, आप इसी तरह आइए, आपने धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहे, पेपर करते रहे, तो दूसरा पेपर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 10, 20, 30, 40, 50 साल में आपका टाइम बहुत कम लगेगा। लास्ट 90 पेपर पे आपकी हालत ये रहेगी, आप 70 मिनट में पूरा पेपर सोल्व कर देंगे। टाइम आपका जो पहले बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत कम लगेगा। शुरुआत में जो कॉन्फिडेंस बहुत कम था, अब आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई पे रहेगा। हमें यही 2 चीज़ चाहिए, टाइम हमें कम चाहिए, कॉन्फिडेंस हमें हाई चाहिए। वही राइट टाइम होगा एग्ज़ाम देने का, वही चौका छक्का मारने का टाइम होगा। आप कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ नेट पे, सिर्फ आधा घंटे का वीडियो होना चाहिए, ज़्यादा वीडियो नहीं होगा। कोशिश करें सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि नहीं बात बनेगी। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम 1 माह से पहले, 2 माह से पहले, 3 माह से पहले क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कम से कम एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, जैसे मैं अभी चलो दोबारा बता रहा हूँ, आपने ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट 90 पेपर सेट कर लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद किसी भी कोचिंग का, अच्छी किसी कोचिंग का आप प्रैक्टिस सेट लेना है। जैसे बहुत सी कोचिंग है 500 रुपये में 50 सेट देती हैं, मतलब वो 50 पेपर देंगे, 500 रुपये लेंगे। आपका एक आईडी और एक पासवर्ड होगा। एक पेपर, जो 50 पेपर है उसमें से एक पेपर एक बार ही खुलेगा। आपने खोल लिया, आप दोबारा उसको नहीं खोल सकते, आपको पूरा पेपर करना पड़ेगा। यदि आप दोबारा खोलते हैं तो आपको वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ आप खत्म कर चुके हैं। मतलब 100 क्वेश्चन में आप 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अगली बार आप लॉगिन आईडी करेंगे तो 91 क्वेश्चन खुलेगा। 50 क्वेश्चन उस समय सोल्व आपके द्वारा हो चुके होंगे। आपने एक बार सोल्व कर लिया, दूसरा आदमी उसको सोल्व नहीं कर पाएगा, सिर्फ क्वेश्चन देख पाएगा। इसलिए बता रहा हूँ, आप खुद अपना पर्सनली 500 रुपये खर्च करके 50 सेट ले लीजिए। उस 50, जब आप 90 होने के बाद ही बात करूँगा, ये जैसे मैं 96 जो सेट बता रहा हूँ, 90 या 96 हर एग्जाम में अलग अलग है, वो सेट कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपको ऑफलाइन वो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करना है किसी भी पेपर का। ये कम से कम एग्जाम से 1 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट एग्जाम से 1 महीने पहले 100% शुरू हो जाना चाहिए। तो वो सेट करना है, कोई भी आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। अब आप बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में मैथ आता है, रीजनिंग आती है, टेक्नोलॉजी, साइंस, कंप्यूटर, जीके, सब टॉपिक कवर हो गया। फिर भी एक करंट नॉलेज रह जाती है। हम करंट कहाँ से पढ़ें? कोई कहता है करंट कब तक आएगी, कोई पूछ रहा है करंट यूट्यूब से पढ़ें या बुक से पढ़ें, कितने दिन की पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। सबको बता देना चाह रहा हूँ, करंट सिर्फ और सिर्फ 15 महीने की पढ़नी है, ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ 15 महीने की पढ़नी है। उसमें टॉपिक ओलंपिक है, पैरालंपिक है, कोई खेल पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है, कोई चुना हुआ है, किसी के साथ वर्ल्ड में किसी देश के साथ संधि हुई है, किसी को पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न मिला है, और वो आदमी जो फिलहाल सुर्खियों में है उसको पढ़ना। जैसे आज ही रतन टाटा की डेथ हो गई, उसको पद्मश्री और पद्म विभूषण मिला हुआ है। क्वेश्चन में आ सकता है कौन सा है जिसकी हाल में मृत्यु हुई है और जिसको पद्म विभूषण से सम्मानित था। यह हाल में मृत्यु हुई रतन टाटा किस पुरस्कार से सम्मानित था? पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों से था। भारत में उसको नहीं मिला, डिमांड हो चुकी थी लेकिन नहीं दिया गया।
कोई भी जैसे घटना हुई हो, जैसे मणिपुर की घटना है, इलेक्शन हुआ हो, जैसे गुजरात इधर हुआ, अभी हरियाणा में हुआ है, जम्मू में हुआ है, महाराष्ट्र में होगा, इस तरह मतलब कोई चुनाव हुआ हो, यदि कोई संधि हुई हो, जैसे भारत के साथ किसी भी देश की संधि हुई हो, उसका जिक्र करना, उसको रिगार्डिंग क्वेश्चन आने हैं। किसी नेबरिंग कंट्री या वर्ल्ड के किसी भी देश के साथ में कोई घटना हुई, जिसको मान लो जैसे भारत कनाडा का हुआ था, अब भारत मालदीव का थोड़ा सा वाद विवाद हुआ था, इस तरह युद्ध हुआ जैसे रशिया यूक्रेन है, इजराइल हमास ईरान सब है, इनका है। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी भी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो, जैसे अभी नरेंद्र मोदी को कुछ मिला था अभी किसी देश में जाके, इस तरह ये जो करंट है ये सब आपको पढ़ना है। करंट नॉलेज हो गया आपका मैथ रीजनिंग जीके, तो सब आपका पेपर आउट रहता है पहले कि क्या क्या टॉपिक आएगा, उसके हिसाब से आप वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ेंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, आपका हो जाएगा। अब हमें देखना है कि हमें कब पढ़ना है। एक कहता है मैं सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है। एक ही कोख से पैदा हुए 2 बच्चों की हालत बता रहा हूँ। एक को आदत है शाम को 10 बजे पढ़कर सुबह 5 बजे तक पढ़ने की, सुबह 5 बजे सोने की, फिर 10 बजे उठने की। एक ही हालत है दिन में 4 घंटे सुला दो, फिर भी रात को 11 बजे नींद आ जाएगी, सुबह 7 बजे उठेगा, दिन में पढ़ सकता है। इसलिए हर आदमी की कैपेसिटी, हर आदमी का अलग अलग होता है, अपने हिसाब से पढ़ें। जिसको लगता है सुबह पढ़ना है सुबह पढ़े, जिसको लगता है शाम को पढ़ना है शाम को पढ़े। एक आदमी चलते फिरते भी पढ़ सकता है, एक आदमी स्टडी रूम में लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकता, सबका अपना अपना है। टोटल रणनीति यही थी। यदि फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी कोई क्यूरी हो, आपका कोई जिज्ञासा हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बुक्स का नाम बता चुका हूँ। हाँ, चैनल एक रह गया था, जैसे मैं बता रहा था करंट जी की बात कर रहा था कि करंट हम कहाँ से पढ़ें। उसमें ये टॉपिक जो मैंने जितने भी टॉपिक बताए थे, जितने मैंने टॉपिक बताए, ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे। जैसे मान लो मैंने करंट बताया आपको कि करंट हमें पढ़ना है। करंट जी के में या तो आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, जो मैंने टॉपिक बताया या तो इसमें से पढ़ सकते हैं, लेकिन टॉपिक में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक रह जाएगा। तो क्या करें, प्रतियोगिता दर्पण खरीदें? नहीं, उसमें बहुत डीपली आता है, नहीं पढ़ पाएंगे, रह जाएगा। वो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने के चक्कर में हम बाकी कुछ बहुत कुछ गंवा देंगे। क्या कोई बुक पढ़ें? नहीं, बुक भी नहीं पढ़ना है कोई भी। हमें यूट्यूब चैनल से, जैसे मैं बात करूं जिसकी मैंने तैयारी करी थी, स्टडी IQ, एक गौरव गर्ग का चैनल है, हर महीने की 2 वीडियो निकालता है। एक वीडियो लगभग आधा घंटे की होती है। तो इस तरह आपका 1 महीने का 1 घंटे का वीडियो है। पिछले 15 महीने के 15 घंटे हो गए, 15 वीडियो हो गया। उन वीडियो को आप कम से कम 2 या 3 बार देखिएगा। 1 महीने का 1 घंटे मतलब 15 महीने का 15 घंटे, 2 बार देखेंगे तो 30, 3 बार देखेंगे 45, 3 बार कम से कम उनको देख लेना। 45 घंटे आपके हो जाएंगे। आपका श्योर करंट आपकी एकदम ब्रिलियंट करंट हो जाएगी। आपका कोई इश्यू नहीं रहेगा करंट में। बाकी टॉपिक आप कवर कर लेंगे। बाकी टॉपिक हो तो मैथ रीजनिंग जी का अगर आप उस प्रैक्टिस सेट से कर लेंगे, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट, फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट से कर लेंगे। जब तक एग्जाम नहीं हो, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट की तैयारी कंटिन्यूस रखनी होती है। चलो, यही था अब तक रणनीति। इसी रणनीति के बाद जो मैं रणनीति बता रहा हूँ, ये रणनीति मुझे 5वीं नौकरी जो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्टेशन मास्टर मिली, इसमें काम है। इससे पहले मैं दिल्ली पुलिस, CSF सब इंस्पेक्टर, CHSL LDC और FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ज्वाइनिंग आ चुकी थी। ये मेरी 5वीं ज्वाइनिंग थी स्टेशन मास्टर की, जो मैं नौकरी कर रहा हूँ। इसके ये 5वीं नौकरी जो मैंने प्राप्त की है, इसी रणनीति पर प्राप्त करी थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अपने चैनल को लाइक कर दिया होगा, यदि उस समय लाइक नहीं किया तो अब लाइक कर दें। उस समय लाइक किया, आपको पसंद नहीं आया तो बेशक डिसलाइक कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, ज़रूरतमंद को शेयर कर दिए। आपने वीडियो अब तक देखा, आपके हृदय गहराई से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आप लगते हैं इस नौकरी में तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आपकी नौकरी लगने में मेरा भी 1% कहीं ना कहीं हाथ होगा, यदि आप ये रणनीति लगा के पढ़ते हैं तो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।